हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए सामान्य ज्ञान टॉपिक के ही पॉलिटी विषय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, आज हम लोग वैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 250 अधिकतम सदस्य की संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे इसके अतिरिक्त अगर इसके रिलेटेड अगर आर्टिकल अगर पूछ लेगा कि बताइए लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो क्या बोलना है आपको? 93 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार से हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे पॉलिटी में चलते चलेंगे, हम लोग आपको एक बार आर्टिकल को भी इसी तरह से हम आपको रिवाइज भी कराते चलेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महान्यायवादी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? के वेणुगोपाल साहब हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आप इसका आंसर क्या कहिएगा? राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन लोग? ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इस उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और कुल मिलाकर के 14 सदस्यों को यह मनोनीत करता है। कुल कितना करता है? 14, और 2 करता है किससे? लोकसभा से अगर पूछ लिया जाए तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके मतलब राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं। इनका कोई भी चुनाव नहीं होता है और लोकसभा से वे 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। और वे लोग होते कहाँ से होते हैं? मतलब शिक्षा से उनका संबंध होना चाहिए। शिक्षा हो गया, मतलब समाज सेवा हो गया, खेल हो गया, कोई बहुत बड़े
नामी कोई आदमी होते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करने का काम करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि मूल कर्तव्यों को शामिल जो अपने संविधान में किया गया है, यह किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस होता है। ठीक है, रूस। वर्तमान में अभी इसका नाम रूस है, लेकिन जब हम लोगों का संविधान जब लिखा जा रहा था, उस वक्त यह देश USSR हुआ करता था। USSR 1991 में सोवियत संघ के विघटन हो जाने के पश्चात यह 15 देश में टूट गया और उसी 15 देश में सबसे बड़ा देश रूस बन करके उभरा। ठीक है, तो यही यहाँ पर अपना ऑप्शन रूस दिया गया है, तो हमको ऑप्शन में रूस मार लेना है। अगर ऑप्शन में अगर USSR होता तो सबसे पहले हम USSR को ही हम टिक करते। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हम लोग क्या दे देते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति में निहित होती है। तो हम यहाँ पर राष्ट्रपति देखते हैं, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको क्या बोलना है? श्री रामनाथ कोविंद साहब हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू साहब हैं। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति हमारे संविधान में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक ना, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। तो प्रश्न में अपना पहली बैठक के बारे में चर्चा किया जाता है, तो इसीलिए अपना 9 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, के कार्यकाल की अवधि है, मतलब राष्ट्रपति कितने वर्षों तक राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं एक बार में? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उनका कार्यकाल होता है। हालांकि देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, अगले राष्ट्रपति के नियुक्ति तक राष्ट्रपति का मतलब कार्यकाल बना हुआ रहता है। राष्ट्रपति पद एक ऐसा पद है। तो यहाँ पर तो हमको ऑप्शन टिक करना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम सही टिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव के लिए कौन सी पद्धति हम लोग अपनाते हैं? हम लोग अपने अपने यहाँ पर पंचायत का जो चुनाव होता है या फिर एमपी एमएलए का जो चुनाव होता है, इन सभी चुनाव से राष्ट्रपति साहब का चुनाव बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी डिफरेंट तरीका को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली, अप्रत्यक्ष मतदान और उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी, यानी कि इन तीनों पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति पद के चुनाव करवाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो हम एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री एवं उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। तो आप बताएं कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितना है? तो इसका हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं? 8 दे सकते हैं। और वे फिर कौन कौन से हैं? दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी हो गया, और फिर अंडमान निकोबार हो गया, दादर एवं नगर हवेली हो गया, दमन एवं दीव हो गया, उसके बाद एक और है लक्षद्वीप हो गया, ठीक न, और एक अपना लद्दाख भी होता है। तो इस प्रकार से 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो यह प्रश्न सभी लोग जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और इनका संबंध बिहार के सीवान जिला से संबंधित है। यह बिहार के सीवान जिला से मतलब आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, क्या है यहाँ पर? भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक ना। क्या कह रहा है यहाँ पर? भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक ना, भारतीय। तो इसका आंसर हमको क्या देना है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर यहाँ पर भारतीय नहीं दिया हुआ रहता तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या ऑप्शन टिक करते? लॉर्ड माउंटबेटन टिक करते, लेकिन यहाँ पर भारतीय दे दिया है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होता है। अधिकतम हम लोग कितने दिनों के लिए लगाते हैं और हम लोग न्यूनतम कितने दिनों तक लगा सकते हैं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन? तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता है कितने प्रकार का। देखिए, राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में हम लोग पहले प्रकार को देखते हैं। एक होता है 352, ठीक है, एक होता है 356 और एक होता है 360। हम लोग इस 3 आर्टिकल का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन का हम लोग संविधान में इस बात की चर्चा किया गया है। तो 352 का प्रयोग हम लोग वैसे स्थिति में करते हैं जब
जब देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या फिर कोई बाहरी देश अपने देश पर आक्रमण कर देता है, वैसी स्थिति में हम लोग 352 आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति शासन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद 356 का जिक्र कब किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग कब देखते हैं, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अर्थात राज्य में कोई भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं होता है। वैसे स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल के सिफारिश पर 356 आर्टिकल का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह का काम किया गया था, जो कि आप सब लोग जानते ही हैं। वहाँ पर 356 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला अपना कहता है 360। भारतीय इतिहास में या फिर भारत में अभी तक 360 अनुच्छेद का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है, तो अगले आने वाले समय में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह नहीं ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात की चर्चा इसमें किया गया है। क्या चीज़ चर्चा किया गया है? वित्तीय आपात की चर्चा 360 अनुच्छेद में किया गया है। चलिए, ये सब तो हो गया एक डिटेल्स चर्चा। हम लोग इस प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं कि होगा क्या। तो देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होता है? अधिकतम अवधि क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 वर्षों के लिए हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा किया जाता है? तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बतला दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो आप बतलाएं कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो किस आर्टिकल का प्रयोग होगा? आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं कि एक बार में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो कम से कम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्षों तक के लिए लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? 6 माह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न अपना कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, मतलब राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ऐसे स्थिति में संसद की अनुमति लेना आवश्यक होता है और हम लोग कितने दिनों के अंदर इस बात मतलब स्वीकृति ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम हम लोग 30 दिनों के अंदर अंदर हम लोग इसका मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने की स्वीकृति संसद से पास करवाना पड़ता है, नहीं तो यह खारिज भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 30 दिन के अंतर मतलब इसके अंदर ही राष्ट्रपति संसद में इस मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने की मतलब जो भी प्रक्रिया होती है यह सब संसद के द्वारा स्वीकृति करवाना अनिवार्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी मैंने आपको पॉलिटी में जो अभी तक क्वेश्चन बताया है यह क्वेश्चन आपको निश्चित ही परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यह साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको तैयारी में और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हो। तो
उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।